हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं संदीप सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स कोरोना चैनल पर। प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा। जैसे पिछले वाले लेक्चर में हमने रिजल्टेंट फोर्स के बारे में डिस्कस किया था। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं, अगर फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम डायरेक्शन में ऐड करते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, आज जो उसी रिजल्टेंट के लिए दो टाइप के फोर्सेज होते हैं रिस्पॉन्सिबल। एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स नहीं है, बहुत बैलेंस स्टडी चल रही है, हम बहुत बैलेंस है, मतलब हम बहुत संतुलित हैं। इस प्रकार से मतलब कि हमारा जो है जो भी चीज चल रहा है हम पे बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स का मतलब ये होगा प्यारे स्टूडेंट्स कि अगर कोई बॉडी, मान लीजिए कि बैलेंस फोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी जीरो। अब एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी जीरो का मतलब ये होता है, स्टूडेंट सोचता है क्या बॉडी सर रेस्ट में है? नहीं, बॉडी दो केस हो सकता है, या तो बॉडी रेस्ट में होगी या तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन स्टेट में होगी। तब भी दोनों केस में एक्सेलरेशन आपका जीरो होगा, क्योंकि a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी हो। मान लीजिए आपकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है और आप 20 मीटर पर फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो कर देते, आप 20 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं तो आपका इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, तो 20 माइनस 20 बाई टी करोगे दैट विल बी जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, ध्यान रखिएगा। बैलेंस फोर्स के केस में एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जीरो होगा। बॉडी या तो रेस्ट में हो सकता है या तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन स्टेट में होगा। दूसरा पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो बैलेंस फोर्स होता है दैट में कॉज चेंज इन द शेप साइज ऑफ द बॉडी। जैसे एक रबर की बॉल है या रबर ले लो, उसको आप इक्वल अपोजिट फेस से यूं प्रेस करते हो, इस प्रकार से अपने हाथों से यूं दबाओगे, तो उस केस में क्या होता है कि इसके लिए हम आपको उसके जो शेप और साइज होता है वो चेंज होता है। तो मतलब ये कह सकते हो कि जो बैलेंस फोर्स होता है सर, वो शेप साइज ऑफ द बॉडी को क्या करता है, चेंज कर सकता है। इट में चेंज द शेप साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो बैलेंस फोर्स में क्या होता है कि भाई नेट रिजल्टेंट फोर्स बॉडी का जीरो होना चाहिए। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो भी उसके फोर्स जीरो हो जाए, बराबर एम ए होता है रेस्ट में, तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली जीरो होगा। तो एम इंटू जीरो कर दोगे, जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन स्टेट से चल रही है तो उसका एक्सेलरेशन तब भी जीरो होगा, तब भी उस पर क्या हो जाएगा, फोर्स जीरो हो जाएगा। तो ये है खासियत, हम बैलेंस फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स। पहले तो आप इस अच्छे से डेफिनेशन को लिखिए। बैलेंस्ड फोर्सेस इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम। सिस्टम माने एक प्रकार से कई सारे ब्लॉक्स हो मिल बना के ग्रुप में जो बनते हैं। ऑन अ सिस्टम आर बॉडी अथवा बॉडी इज जीरो, देन द फोर्सेस आर कॉल्ड एज बैलेंस फोर्सेस। ऐसे फोर्स को हम बैलेंस फोर्स करते हैं। आप इसको समझने का कई तरीका होता है। मान लीजिए एक बॉडी है, रखा हुआ है एक ब्लॉक पे, इधर लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये रेस्ट में ही रहेगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, इस पर 10 माइनस 10 जीरो हो जाएगा। मतलब एक प्रकार का आपका क्या है, बैलेंस्ड फोर्स है। तो ये ध्यान रखें पहले स्टूडेंट, इसको आप अच्छे से यहाँ तक नोट कर लें। ओके प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि जो बैलेंस फोर्स होता है उसमें क्या हो सकता है। अगर इफ द फोर्सेस आर बैलेंस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो कैसे हो सकता है, या तो रेस्ट में होगा या तो यूनिफॉर्म मोशन में होगा। रेस्ट में चली नहीं है तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली जीरो हो गया। दूसरा केस में दो केस अराइज हुआ, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट तो वेलोसिटी जीरो होगी। और दूसरे केस में क्या है, सेकंड वाले केस में ऑब्जेक्ट इन मोशन भी कांस्टेंट हो जाएगा। भी कांस्टेंट हो जाएगा तो ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। अगर ये दोनों बराबर होंगे जीरो बाई टी, फाइनली आपका एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ऑटोमेटिकली फोर्स जीरो हो गया। तो ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, स्टे इन रेस्ट। अगर बॉडी पे रेस्ट फोर्स जीरो है तो अगर रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहने वाला है। दूसरा ऑब्जेक्ट इन मोशन, v इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्टे इन मोशन, तो सेम स्पीड एंड डायरेक्शन, सेम स्पीड और डायरेक्शन से वो चलता रहेगा। तो ये वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, जिसकी यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हो कि सर अगर बॉडी हमारा, अगर फोर्सेस बैलेंस है तो उसमें क्या होगा, अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी जीरो होगा, अगर बॉडी मोशन में है तो उस केस में वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव अप करेगा, ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ से आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, क्या जरूरी है अगर कोई बॉडी रेस्ट, मतलब द बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी देन बॉडी विल एट रेस्ट ओनली? नहीं, बॉडी मोशन पे भी हो सकती है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको आप अच्छे से यहाँ तक नोट कर लें। ओके प्यारे स्टूडेंट्स, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है भाई, देखो पहले नेट फोर्स जीरो नहीं होता। अनबैलेंस फोर्स में जो नेट फोर्स होता है वो ऑलवेज ग्रेटर जीरो होता है। ये पॉइंट याद रखना, ऑलवेज ग्रेटर जीरो। जीरो हो जाएगा तो बैलेंस फोर्स हो जाएगा। तो अनबैलेंस फोर्स का जो नेट वैल्यू होती है एफ नेट, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, आप ये कह सकते हो कि जो नेट फोर्स होता है, रिजल्टेंट फोर्स होता है, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर जीरो होता है, क्योंकि जीरो के केस में बैलेंस हो जाएगा। अनबैलेंस फोर्सेस होता क्या है, इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ बॉडी जीरो is not zero, then the forces called as unbalanced force. If the net force is not equal to zero, that is called unbalanced force. अब प्यारे स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट अराइज होगा वो ध्यान रखिएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विल बी कि भाई बैलेंस अनबैलेंस तो हमें समझ में आ गया, नेट फोर्स जीरो ये वो।
अब बात है कहाँ कहाँ हम इसको देख सकते हैं। जैसे देखो कि अगर आप इसको और टाइप से आप एनालिसिस कर सकते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस के एग्जांपल के टर्म में अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए एग्जांपल्स आप कर सकते हो, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि एक ब्लॉक है ऐसे सरफेस, ठीक है, एक बॉडी जिसका मास है ऐसे रखा हुआ है, इसका वेट किधर जाएगा, डाउनवर्ड, वेट माने एनर्जी, इस पर नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, अपवर्ड। तो ये दूसरे का बैलेंस फोर्स होता है, वेट नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, नेट फोर्स जीरो हो जाता है। तो ये बैलेंस फोर्स का एग्जांपल है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड केस में मान लीजिए जैसे इस टाइप से है, एक ब्लॉक रखा है, उसको दो लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि दो लोग उसको इस टाइप से फोर्स लगा रहे हैं, एक बंदा इधर खड़ा है, he is also applying the force with the same, इस टाइप से फोर्स लगा रहे हैं। अब दोनों नेट फोर्स इक्वल लगा रहे हैं, तो उस केस में भी बॉडी क्या होगा, बैलेंस होगा। तो वहां पे भी जो टग ऑफ वार में क्या होता है, रस्सी होता है, कई सारे लोग खड़े होते हैं, कई लोग होते हैं इस टाइप से कि भाई चलो टग ऑफ वार में कई लोग ऐसे इस टाइप से बने होते हैं, टग ऑफ वार में लोग खड़े कर दीजिए। अब टग ऑफ वार में जब रस्सी खींचा जाता है तो इस केस में, ठीक है, तो वहां क्या होता है कि मान लीजिए एक बंदा और लगा दीजिए यहाँ से। अब इस केस में क्या होगा, पुलिंग होगा, तो ऑब्वियसली इधर जो ज्यादा पावर फोर्स होगा इधर मूव जाएंगे तो क्या होगा, मूव आउट होगा। तो अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करके यहाँ तक इन टग ऑफ वार को आप देख सकते हैं, रस्सा कसी जिसे बोलते हैं, इन टग ऑफ वार, उस चीज को आप विन कर सकते हो। तो ये बेसिकली ये बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस के एग्जांपल होते हैं, जहां पर हम इस चीज को अच्छे से प्यारे स्टूडेंट्स कंसीडर करेंगे, इसको समझेंगे। तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस के केस में आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो और आपको पता होना चाहिए। अब आगे हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जैसे भाई गैलीलियो ऑब्जर्वेशन क्या था, गैलीलियो ने कैसे क्या बताया इस कहानी में, ये भी हम देखेंगे। गैलीलियो का पहले ये माना जाता था कि जो फोर्स है ना बॉडी को मोशन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट आया कि अगर यार फ्रिक्शन को अगर जीरो कर दिया जाए, अगर फ्रिक्शन को जीरो कर दिया जाए तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में तो कभी रुकेगी नहीं, वो यूनिफॉर्म मोशन चलती स्पीड से चलती रहेगी। इसके लिए गैलीलियो ने कुछ ऑब्जर्वेशन किया था, उस ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे ही इन्होंने इस चीज को अच्छे से समझाया था, ठीक है ना। पहले स्टूडेंट्स पहले इसको आप यहाँ तक अच्छे से ये नोट कर लीजिएगा कि बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के एग्जाम्पल्स। बैलेंस फोर्सेस मुझे एक बॉडी पर बॉडी के टर्न सरफेस, जिसको नॉर्मल रिएक्शन बैक डाउनवर्ड लगेगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। दो लोग इक्वल, मान लीजिए यहाँ पे भी एक दो लोग और लगा दें, अब इसको अनबैलेंस करने के लिए क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे 100 न्यूटन लग रहा है, ये वाला लगा रहा है उस पर 90 न्यूटन, तब भी क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा। यही फोर्स इक्वल होगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इन टग ऑफ वार, रस्सा कसी जिसे कहते हैं, इन टग ऑफ वार में यहाँ पे हमेशा जैसे मान लीजिए दो लोग खींच रहे हैं रस्सी, अगर मान लीजिए कोई नहीं गिर रहा है, कोई टीम नहीं जीत रही, दो टीम ए भी है, दोनों इक्वल अपोजिट फोर्सेस लगा के दूसरे को फुल कर रहे हैं, तो उस केस में प्यारे स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, उसमें कोई नहीं जीतेगा। लेकिन जैसे ही एक टीम जीत जाएगी ना, तो उधर से अनबैलेंस फोर्स लगेगा, तभी वो जीत पाएगा, ठीक है ना। इस चीज को अच्छे से आप नोट कर लें। ठीक है स्टूडेंट, तो बैलेंस और अनबैलेंस के केस में इसी टाइप के क्वेश्चन को हमें बनाते रहना है और प्रैक्टिस उस चीज पे करना है। अब जो बेसिकली जो फॉर्मूला था, जैसे बराबर होता है m/a, ठीक है, यहां से हमने आपको बताया था फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन के द्वारा दे दिया गया जो फॉर्मूला है। इसमें इसी के बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से आप तैयार रखें। यूनिट आप निकाल, यूनिट को बिल्कुल याद रखें कि न्यूटन के हिसाब से इसी फॉर्मूले यूज करके हम क्वेश्चन मैक्सिमम चीजों को करेंगे, ठीक है प्यारे स्टूडेंट, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। F इक्वल टू ma का मतलब यही नहीं होता है, F का मतलब होता है नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। m बराबर होता है टोटल मास ऑफ द बॉडी, ओके। a मीन्स होता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। तो प्यारे स्टूडेंट्स इस चीज को अच्छे से ध्यान रखें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार रखें, सीखने का प्रयास करिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मेरा मानना है, लिखिए, प्रैक्टिस करिए, बार बार लिखिए, उसको रट जाइए। और प्यारे स्टूडेंट्स हैं कि लॉकडाउन के समय में कभी बोरियत होती है, हमें लगता है यार हम क्या कर रहे हैं, बड़ा मन लगता है, घर में बैठे रहते हैं, लेकिन इस समय जानते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी है, देखो बुरे वक्त हमेशा निकल जाता है, लेकिन हमें इंसानों को क्या चाहिए, हमें सीखते रहना चाहिए प्यारे स्टूडेंट्स। हमारे
बच्चों सीखने पे ज्यादा जोर दो, लर्निंग, कीप लर्निंग, सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है। आपके अंदर जो भी कमियां हैं, मान लीजिए आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं आता तो प्रैक्टिस करिए, न्यूमेरिकल फिजिक्स वीक है, केमिस्ट्री वीक है, मैथमेटिक्स वीक है, उसको पढ़िए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप अच्छे से बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और देखो ज्ञान एक भंडार होता है, जहां से मिले वहां से आप कैप्चर कर लो, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए और रोज एक प्रकार से एक दिमाग में बैठा लीजिए, एक दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि हमें कुछ न कुछ अच्छी नई चीजें सीखनी है। आजकल देखिए यूट्यूब पे कितनी सारी चीजें बनी है, आपको कुछ है समझ में आता, आप क्रिएटिविटी भी करिए ना, आप यूट्यूबर बन जाइए भाई, आप यूट्यूबर भी बन सकते हो, ठीक है। उसको बनाइए, धीरे धीरे इस पे काम करिए। हमें देख लीजिए यार, हम तो बिल्कुल कुछ नहीं इस लेवल करते थे, ऑफलाइन ही पढ़ाते थे, लेकिन मैंने किया घर में बैठे थे, क्या करें हम, चलो इस प्लेटफॉर्म पे बच्चों से कुछ इंटरेक्ट हुआ जाए, तो हम लोग तो खत्म ही थे बिल्कुल, क्या मतलब है ऑफलाइन में कोई इंटरेक्शन दूर दुनिया से बिल्कुल ऐसे बैठे। तो ये है इस समय जैसे कह सकते हो ग्लोबलाइज जमाना चल रहा है। ग्लोबलाइज जमाने में आपको टेक्नो फ्रेंडली होना ही पड़ेगा प्यारे स्टूडेंट्स, इसे सीखिए, अच्छे से एंजॉय करिए, अपनी आप कम्युनिकेशन स्किल बेटर कर सकते हो, ठीक है ना। स्टे हैप्पी, थैंक यू।